नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप एमए में जो है एडमिशन लेना चाहते हैं, वो भी हिंदी साहित्य से अगर आप एमए में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। इंपॉर्टेंट इसलिए साबित होने वाली है क्योंकि नई शिक्षा नीति, ठीक है? क्या नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार जो आपका सिलेबस जारी किया गया है, उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं कि आपका सिलेबस क्या होने वाला है। क्योंकि आप सभी को पता है कि इससे पहले जो एमए के पेपर होते थे वो ईयरली होते थे, ठीक है? फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर 2 बार आप पेपर देते थे, आपका पूरा जो है एमए कंप्लीट हो जाता था। लेकिन अब आपको जो है 4 बार पेपर देना पड़ेगा। एमए फर्स्ट सेमेस्टर, एमए सेकंड सेमेस्टर, तब आपके 1 ईयर कंप्लीट होंगे। थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में आपका सेकंड ईयर कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको पूरा एमए करना है तो आपको पूरे-पूरे 4 जो है पेपर देने होंगे और हर 6 महीने पे आपके पेपर होंगे, ठीक है? तो देखते हैं यहाँ पे आज जो आपका सिलेबस निर्धारित किया गया है नई शिक्षा नीति के अनुसार वो क्या रखा गया है। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं भी, सभी यूनिवर्सिटीज़ ने अपना-अपना सिलेबस नहीं जारी किया है। जैसे कि अवध ले लीजिए, तो अवध ने अपना सिलेबस जारी तो कर दिया है, लेकिन सिलेबस को पूरा सिलेबस नहीं जारी किया। अभी उन्होंने केवल स्ट्रक्चर ही जारी किया है। स्ट्रक्चर का मतलब आप समझ रहे हैं? केवल उन्होंने पेपर का नाम ही बताया है कि फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर 1 का नाम ये होगा, फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर 2 का नाम ये होगा, 3 का नाम ये होगा, चौथे का नाम ये होगा। ये नहीं बताया कि पेपर 1 का जो नाम है उसके अंतर्गत हमें क्या-क्या पढ़नी होंगी, ये सारी चीज़ें अभी उसने नहीं जारी किए हैं, ठीक है? तो उसका हमें बेसब्री से इंतज़ार है क्योंकि अवध के बच्चे जो है काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए हैं और उनका डिमांड भी है कि सर जल्दी से करवाइए। और स्ट्रक्चर के ऊपर कहो तो अगर कमेंट करो तो स्ट्रक्चर के ऊपर ही वीडियो बना देते हैं और नहीं तो अगर इंतज़ार करना चाहते हो तो इंतज़ार करो जब तक वो सिलेबस जारी नहीं कर देता है। आज का जो हमारा सिलेबस होने वाला है वो होने वाला है छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय। क्या मेरे प्यारे दोस्त? छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के ऊपर होने वाला है। उसने जो है परास्नातक अर्थात एमए, ठीक है? पोस्ट ग्रेजुएशन वालों के लिए जो हिंदी विषय लेना चाहते हैं उनके हेतु जो है क्या मेरे प्यारे दोस्त, नई शिक्षा नीति के आधार पर उसने क्या अपना पाठ्यक्रम जो है तैयार किया है। तो देखते हैं पाठ्यक्रम क्या तैयार किया है। जब आप पाठ्यक्रम देखेंगे तो यहाँ पे जो है आपको कुछ चीज़ें बता दी जा रही हैं कि किन-किन लोगों के सहयोग से जो है आपका ये पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। वो कहाँ से संबंधित है, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे एक नाम दिया गया है प्रोफेसर पवन अग्रवाल, ठीक है? डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी कहाँ के? लखनऊ यूनिवर्सिटी से ये संबंधित हैं। इन्होंने जो है अपना सहयोग दिया। ऐसे-ऐसे करके आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी, कई सारी अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, ठीक है? एएनडी मिला डीएवी कॉलेज कानपुर, ठीक है? डीएवी कॉलेज कानपुर, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदू, ठीक है? ये इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे कितने लोगों का क्या-क्या सहयोग रहा है। फिर आप अगर यहाँ पे आएँगे तो यहाँ पे छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर का जो एमए का है मेरे प्यारे दोस्त, एमए हिंदी का पाठ्यक्रम जो है उसकी यहाँ पे प्रस्तावना आपको दी गई है। तो प्रस्तावना अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए, कोई खास यहाँ पे चीज़ें बताई नहीं गई हैं। यही सब बताया गया है कि जो है यहाँ पे हमें जो है अपना किस तरीके से पाठ्यक्रम अपना कंप्लीट करना है और इनका बनाने का उद्देश्य क्या रहा है। उद्देश्य यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, पहले तो आपने प्रस्तावना पढ़ी, अब इसके उद्देश्य को भी आप पढ़ सकते हैं और साथ ही आप इसके परिणाम को भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है? इस विषय के अध्ययन से निम्न परिणाम आएँगे, मतलब अगर आप इस विषय को पढ़ेंगे तो आपको क्या-क्या परिणाम देखने को मिलेंगे, ठीक है? चलिए, आगे यहाँ पे आपके परिणाम ही अभी चल रहे हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं छत्रपति साहू जी महाराज जो है, ठीक है? एक कानपुर का जो विश्वविद्यालय है उसमें हिंदी का जो विषय है उसका प्रस्तावित पाठ्यक्रम क्या है। अभी आप यहाँ पे कह रहे थे, मैं बता रहा था कि स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख सकते होंगे, जैसे अभी यही केवल बताया है किसने, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी ने। उसने यही बताया है कि क्या मेरे प्यारे दोस्त, सेमेस्टर जैसे यहाँ पे 4 दिया गया है, ठीक है? क्या मेरे प्यारे दोस्त, सेमेस्टर 7 दिया गया है। सेमेस्टर 7 क्यों दिया गया है ये भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अभी बीए और एमए सभी को मिला के यहाँ पे जो है किया जाता है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव्थ और सिक्स्थ 6 सेमेस्टर जो है आपके किस में हो जाते हैं, बीए में हो जाते हैं। 7वें सेमेस्टर से आपका एमए स्टार्ट हो जाता है। तो 7वां सेमेस्टर, 8वां सेमेस्टर, 9वां सेमेस्टर और 10वां सेमेस्टर, ये 4 सेमेस्टर आपके जो है कहाँ पे पाए जाते हैं, आपके एमए में पाए जाते हैं, ठीक है? तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे प्रथम प्रश्न पत्र का नाम बताया गया है। हिंदी काव्य का इतिहास पढ़ना
रहता है। दूसरे प्रश्न पत्र के अंतर्गत जो है आपको साहित्य आलोचन पढ़ना रहता है। तृतीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत आपको जो है प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य पढ़ना रहता है। चतुर्थ प्रश्न पत्र के अंदर जो है आपको कथा साहित्य पढ़ना रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंड सेमेस्टर, एमए का सेकेंड सेमेस्टर है और ऑल ओवर देखें तो ये 8वां सेमेस्टर है, ठीक है। बात करें इसमें जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र होगा, इसमें हिंदी गद्य का इतिहास आपको पढ़ना होगा। दूसरा जो प्रश्न पत्र आपका होगा ये होगा हिंदी नाटक एवं एकांकी, ठीक है। तीसरा जो आपका प्रश्न पत्र होगा मेरे प्यारे दोस्त, ये वैकल्पिक प्रश्न है। इसमें आपको मीडिया लेखन या फिर आपको सृजनात्मक लेखन के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है, अथवा लगा दिया गया है। चौथा जो प्रश्न पत्र आपका होगा ये भी एक वैकल्पिक प्रश्न पत्र है, ठीक है। यहाँ पे आपको दो चीज़ें दी जाएंगी, एक भाषा प्रौद्योगिकी दिया जाएगा और एक शोधात्मक लेखन दिया जाएगा, तो दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे पांचवा जोड़ दिए हैं लघु शोध परियोजना, ठीक है। लघु शोध परियोजना जो है ये आपका पांचवा पेपर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पाए होंगे ऐसे ही आपका जो है क्या, यहाँ पे आपका 9वां नंबर सेमेस्टर दे दिया गया है, ठीक है। 9वें सेमेस्टर के बारे में बात की गई है। यहाँ पे पहला प्रश्न पत्र दिया गया है आधुनिक गद्य का काव्य। दूसरे सेमेस्टर में और दूसरे पेपर में आपको पढ़ना होगा क्या, कथेतर गद्य साहित्य, ठीक है। तीसरे प्रश्न पत्र में आपको पढ़ना होगा, ये इलेक्टिव है, इलेक्टिव का मतलब वैकल्पिक है, ठीक है, मतलब कोई भी आप चुन सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो है या तो उस कबीर दास के बारे में पढ़ेंगे या सूरदास के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, या फिर आप यहाँ पे तुलसीदास के बारे में पढ़ेंगे या प्रेमचंद्र के बारे में या जयशंकर प्रसाद या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में आप पढ़ेंगे। चौथे प्रश्न पत्र की बात करें तो चौथा प्रश्न पत्र भी आपका इलेक्टिव है, ठीक है, मतलब वैकल्पिक है। या तो आप पढ़ना चाहें तो हिंदी रंगमंच पढ़ सकते हैं और या आप जो है सिनेमा अध्ययन पढ़ सकते हैं, तो दोनों में से आपको एक चुनना होगा। बात करते हैं आखिरी सेमेस्टर के बारे में, यानी 10वें सेमेस्टर और एमए के हिसाब से देखें तो चौथे सेमेस्टर के बारे में। यहाँ पे बात करें तो जो आपका आखिरी सेमेस्टर है इसका पहला पेपर जो होगा वो होगा आपका मेरे प्यारे दोस्त अस्मिता मूलक विमर्श, ठीक है, अस्मिता मूलक विमर्श। दूसरा प्रश्न पत्र आपका जो होगा ये भी आपका वैकल्पिक होगा, ठीक है, इलेक्टिव होगा। इसमें आप नीति काव्य के बारे में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं या फिर आप शैली विज्ञान के बारे में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, दोनों में से किसी एक को आपको चुनना होगा। तीसरा प्रश्न पत्र भी आपका वैकल्पिक है। इसमें भी बात करें तो इसमें भारतीय साहित्य पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं या हिंदीतर क्षेत्र का साहित्य पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। चौथा प्रश्न पत्र जो आपका होगा मेरे प्यारे दोस्त वो होगा हिंदी विज्ञान लेखन, ये भी एक वैकल्पिक विषय है, ठीक है। हिंदी विज्ञान लेखन आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं या हिंदी के क्षेत्र, ठीक है, लोक शैलियाँ या लोक साहित्य के विविध आयाम जो हैं ये आप पढ़ना चाहें तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। या अब आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो पांचवा प्रश्न पत्र होगा वो होगा लघु शोध परियोजना, ठीक है, इसके ऊपर आपको पढ़ना होगा। यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पंचम वर्ष के बारे में यहाँ पे सब कुछ बताया गया है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं, नोट करके दिया गया है। अब हम बात करते हैं प्रथम सेमेस्टर के बारे में, इसके सिलेबस को बृहद रूप से जानने का प्रयास करते हैं कि पेपर नंबर 1 के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना होगा। यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये आपका 7वां नंबर सिलेबस बताया गया है और अगर देखें तो ये एमए के अनुसार देखें तो ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, ठीक है। ये प्रथम प्रश्न पत्र है। प्रथम प्रश्न पत्र का नाम आपका बताया गया था हिंदी काव्य का इतिहास है। इसमें जो आपके हैं इसको 5 इकाइयों में बांटा गया है, ठीक है। इकाई नंबर 1 का नाम यहाँ पे रखा गया है इतिहास दर्शन तथा आदिकाल। क्या, इतिहास दर्शन तथा आदिकाल। इसमें आपको पढ़ना होगा, पहला पॉइंट आपका ये होगा इतिहास और आलोचना, इतिहास और अनुसंधान। दूसरा आपका होगा इतिहास साहित्य साहित्य इतिहास दर्शन एवं समकालीन सिद्धांत के बारे में, ठीक है। फिर यहाँ पे फिर बताया गया है साहित्य इतिहास, उसके बाद साहित्य इतिहास, फिर यहाँ पे बताया गया लेखन की प्रमुख अवधारणाएं इसमें पढ़ना होगा, ठीक है। उसके बाद मध्ययुगीनता, फिर पुनर्जागरण और आधुनिकता के बारे में यहाँ पे आपको पढ़ना होगा। फिर बात करते हैं काल विभाजन के बारे में और उनकी समस्याएं क्या क्या थी, इसके बारे में भी आपको पढ़ना होगा। नामकरण की समस्या, पृष्ठभूमि, ठीक है, विभिन्न परिस्थितियाँ, इनके बारे में पढ़ना होगा। फिर रासो काव्य, ठीक है, रासो काव्य परंपरा, प्रमुख कृतियों के बारे में यहाँ पे आपको पढ़ना होगा। प्रमुख कवि जैसे चंद्रबरदाई, ठीक है, उसके बाद जगनिक, उसके बाद अमीर खुसरो, उसके बाद विद्यापति, इनके बारे में भी आपको यहाँ पे चर्चा करनी होगी, पढ़नी होगी, ठीक है। अब बात करते हैं इकाई नंबर 2 के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना होगा। यहाँ पे आपको पढ़ना होगा पृष्ठभूमि एवं प्रवृत्तियों के बारे में, ठीक है। आगे यहाँ पे बता रहे हैं प्रमुख एवं गौण कवि। क्या मेरे प्यारे दोस्त, प्रमुख एवं गौण कवि तथा उनका काव्य जैसे कबीरदास, रविदास, ठीक है, उसके बाद दादू, फिर सूरदास, फिर कुतुब्बन, ठीक है, फिर मंझन जायसी, उसके बाद फिर तुलसीदास, सूरदास, उसके बाद नंददास, इतने लोगों को आपको यहाँ पे क्या करना होगा, पढ़ना होगा, ठीक है।
अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। तो जो इकाई नंबर 2 है भक्ति काल, उसमें आपको निर्गुण और सगुण काव्य धाराएँ दो की प्रमुख विशेषताओं को पढ़ना होगा, दोनों की, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे इकाई के बारे में। इसका नाम यहाँ पे रीतकाल रखा गया है। इसमें आपको नामकरण की समस्याएँ पढ़नी होंगी, ठीक है। फिर पृष्ठभूमि एवं प्रवृत्तियाँ पढ़नी होंगी। आगे बात करते हैं यहाँ पे, तो आगे आपको यहाँ पे पढ़ना होगा कि प्रमुख एवं गौड़ कवि एवं उनका काव्य पढ़ना होगा। जैसे यहाँ पे कवि, ठीक है, बिहारी, देव, मतीराम, फिर घनानंद, बोधा, फिर आलम, फिर गुरु गोविंद सिंह, फिर रजब्बा, ठीक है। तो इन सब के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। बात करते हैं अगली पॉइंट, तो रीतबद्ध एवं रीत मुक्त काव्य धाराओं को विशेषताएं, मतलब कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो आपकी रीत मुक्त और रीतबद्ध काव्य धाराओं को अलग करती हैं, इसके बारे में यहाँ पे आपको पढ़ना होगा। अब बात करते हैं इकाई नंबर 4 के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना होगा। तो इकाई नंबर 4 के अंतर्गत आपको पढ़ना होगा मेरे प्यारे दोस्त, क्या पढ़ना होगा, आधुनिक काव्य की पृष्ठभूमि। क्या मेरे प्यारे दोस्त, आधुनिक काव्य की पृष्ठभूमि। इसमें आपको पढ़ना होगा सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, ठीक है। 1857 स्वाधीनता संग्राम, 1947 का राजनीतिक इतिहास एवं नवजागरण, इन सारी चीज़ों को आपको यहाँ पे पढ़ना होगा, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे बताया गया है क्या, भारतेंद्र युग के बारे में पढ़ना होगा। इनकी जो प्रमुख साहित्यकार हुए हैं इनके बारे में बताना होगा, उनकी रचनाएं बतानी होंगी, ठीक है। और साहित्यिक प्रवृत्तियों के बारे में भी आपको यहाँ पे चर्चा करना होगा। बात करते हैं द्विवेदी युग के बारे में पढ़ना होगा। यहाँ पे बताया गया है कि प्रमुख साहित्यकारों के बारे में इनके बताना होगा, इनकी रचनाएं क्या रही हैं और साहित्यिक प्रवृत्तियाँ क्या रही हैं वो भी बताना होगा। ऐसे ही छायावादी और प्रगतिवाद के बारे में भी पढ़ना होगा, ठीक है। छायावाद में भी आपको प्रमुख प्रमुख रचनाकार बताने होंगे, उनकी रचनाएं बतानी होंगी और साहित्यिक प्रवृत्तियाँ क्या रही होंगी ये आपको यहाँ पे बताना होगा। प्रगतिवाद में आपको पढ़ना होगा प्रगतिवाद, प्रयोजनवाद, नई कविता एवं समकालीन कविता के बारे में यहाँ पे आपको पढ़ना होगा। अब यहाँ पे जो है आपकी यूनिवर्सिटी ने जो कुछ पुस्तकों का नाम बताया है उसके बारे में भी देख लेते हैं। अगर आप हिंदी साहित्य का इतिहास देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो रामचंद्र शुक्ल जी की जो है हिंदी साहित्य की किताब आप खरीद सकते हैं, ठीक है। बात करें हिंदी साहित्य की भूमिका पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप हजारी प्रसाद द्विवेदी की बुक ले सकते हैं। रीति काव्य की भूमिका पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए डॉक्टर नागेंद्र जी की जो है आप बुक परचेज कर सकते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो है संपादक डॉक्टर नगेंद्र, कौन में पैदोष, डॉक्टर नागेंद्र नाथ की जो है एक बुक है उसको आप यहाँ पे खरीद सकते हैं। पांचवे जो आपके बताए गए हैं वो बताया गया है साहित्य का इतिहास दर्शन, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो नलिन बिलोचन शर्मा की आप बुक पढ़ सकते हैं। छठे नंबर पर बताया गया है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, अगर पढ़ना चाहते हैं तो आपको राजकुमार वर्मा जी की बुक लेनी चाहिए, ठीक है। सातवां नंबर बताया है कि अगर आप हिंदी साहित्य और इतिहास दृष्टि लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो है क्या मेरे प्यारे दोस्त, मैनेजर पांडे की बुक आपको पढ़नी होगी। मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हजारी प्रसाद द्विवेदी की बुक जो है खरीद सकते हैं। हिंदी साहित्य का अतीत अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की बुक खरीद सकते हैं, ठीक है। 10वां नंबर बताया गया है हिंदी साहित्य का इतिहास अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप पूर्णचंद्र टंडन, कौन मेरे प्यारे दोस्त, पूर्णचंद्र टंडन या विनीता कुमारी की बुक आप यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। 11वें नंबर पे बताया गया है अपभ्रंश साहित्य के बारे में। इसमें अगर आपको ये पढ़ना है तो इसके लिए आपको हरिवंश कोछड़ की बुक आपको यहाँ पे पढ़नी चाहिए, ठीक है। 12वें नंबर पे बताया गया है आदिकालीन हिंदी, क्या मेरे प्यारे दोस्त, आदिकालीन हिंदी साहित्य की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो राम मूर्ति त्रिपाठी के बारे में आप पढ़ सकते हैं। बात करें 13 नंबर पे तो यहाँ पे बताया गया है साहित्य और इतिहास दृष्टि पढ़ना चाहते हैं तो मैनेजर पांडे के बारे में पढ़ सकते हैं। हिंदी गद्य का साहित्य पढ़ना चाहते हैं तो रामचंद्र तिवारी की बुक पढ़ सकते हैं, ठीक है। 15 नंबर हिंदी काव्य का इतिहास पढ़ना चाहते हैं तो रामस्वरूप चतुर्वेदी की बुक पढ़ सकते हैं। 16 नंबर पर बताया गया है हिंदी कविता का प्रवृत्तिगत इतिहास पढ़ना चाहते हैं तो आपको पूर्णचंद्र टंडन या विनीता कुमारी की बुक पढ़नी होगी। हिंदी साहित्य की भूमिका पढ़ना चाहते हैं तो आप सूर्य प्रसाद दीक्षित की बुक पढ़ सकते हैं। और हिंदी साहित्य की संवेदना का विकास पढ़ना चाहते हैं तो आप रामस्वरूप चतुर्वेदी की बुक ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके जो है कुछ इतने बताए गए हैं। तो ये आपकी बुक के बारे में रहा, ठीक है। तो ये आपका जो है क्या मेरे प्यारे दोस्त फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में रहा। अब यहाँ पे आप सेकेंड सेमेस्टर की भी एक झलक देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो सेकेंड सेमेस्टर के बारे में अगले वीडियो में बताएंगे क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा और अभी जो है हमें केवल फर्स्ट सेमेस्टर के ऊपर ही चर्चा करनी चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट सेमेस्टर के जो है हमने पाँचों इकाई के बारे में फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर नंबर 1 के,
ठीक है। अभी हमने फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर नंबर 1 को देखा है, ऐसे ही आपके 4 एक 5 पेपर हैं, ठीक है। पाँचों पेपर के बारे में आपको पढ़ना होगा। तो चलिए फिर देखते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।